इस चैनल का मोटो ये है कि आप लोग को सेशन के स्टार्टिंग से फिजिकल एजुकेशन में पूरी हेल्प करना, ना कि लास्ट में आके वीडियोस बना के व्यूज के चक्कर में दूसरों को ये बताना कि हम भी मसीहा है, जस्ट लाइक दिस। ला देती हूँ, फिक्र मत करो बच्चों, अब तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। बाय बेबी। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो। मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इतना भी कुछ खास नहीं माँ। मैं इस परिवार का डैड हूँ। सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो डैड सीरीज में आप सभी लोग का दिल से स्वागत है और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारे यूनिट नंबर 9 या फिर चैप्टर नंबर 9 को, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। क्लास 12 बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग इन सभी चीजों को कवर अप करने वाले हैं। न्यू सिलेबस 24-25 के अकॉर्डिंग ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो बेसिकली सभी टॉपिक पढ़ने वाले जो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए होने वाले। तो ये न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के पैटर्न को ही मैं फॉलो अप करा रहा हूँ। कोई भी बेफिजूल का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिजिक्स एजुकेटर भी हूं। अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे फिजिक्स वाले चैनल को फॉलो अप कर लेना। क्लास 12 के तगड़ा कंटेंट आप लोग को वहां पे गैंग लीडर सीरीज में मिल जाएगा। आप में से काफी सारे लोग डिमांड करते भैया क्वेश्चन बैंक में कब ऑफर आने वाला। तो दिवाली ऑफर आ चुका है जहां पे आप लोग को अप टू 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोग को मिलने वाला है। चाहे आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटी से हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से क्यों ना हो, अगर आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चाहिए इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश का भी अप टू 15% का डिस्काउंट चल रहा है। अभी जाए इस डील को ग्रैब करें। ओसवाल गुरुकुल की सभी बुक्स में आप लोग को ये मिल रहा है, चाहे सैंपल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो या लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर क्यों ना हो, सभी के सभी में आप लोग को बेहतर ऑफर मिल रहा है। अभी इसका फायदा उठा लो दिवाली के इस ऑफर को। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाके आप लोग इसको जल्द से जल्द Amazon के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी घर बैठे दासों प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे। और हाँ भाई, हमारे प्रीमियम नोट्स तो आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल है मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन पे। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक गिवन है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। तो इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है पर्सनैलिटी। तो गाइस, पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी इंसान को समझने के लिए। जैसे मान लो आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, है ना, आप उसके साथ डेट पे आए हो, आपको खूबसूरत लग रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग को फर्स्ट इंप्रेशन तो क्या जाएगा, उसकी पर्सनालिटी देखकर, उसका फिजिकल अपीयरेंस देखकर। फिर वो बात अलग है कि आगे जाके आप उसके साथ 3 महीने रहोगे तो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके होगी तो उससे आपको रियलाइज हो जाएगा उसकी मेंटल पर्सनालिटी के बारे में। तो यही चीजें होती है पर्सनालिटी के अंदर। तो पर्सनालिटी को किसी स्पेसिफिक एक डेफिनेशन से आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनालिटी ब्रॉड टर्म है। तो बेसिकली होता क्या है पर्सनालिटी? इट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड कैपेसिटी, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। बहुत ही भयंकर डेफिनेशन थी। अगर मैं सिंपल वे में अगर आप लोग से कहूं तो पर्सनालिटी का मतलब ये कि आप लोग किसी भी पर्सन की फिजिकल, मेंटल, सोशल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को ऑब्जर्व करके ये पता कर सकते हो कि वो इंसान कैसा है, जो कि दुनिया के बाकी लोगों से वो डिफर कर रहा है। अब जैसे यार विराट कोहली है, बाकी क्रिकेटर है, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी एक अलग तरीके की है जो कि बाकी क्रिकेटर से उनको डिफाइन करती है। तो बेसिकली पर्सनालिटी आप लोग को इन्हीं सभी चीजों के बारे में बताती है। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि पर्सनालिटी सिर्फ आउटर क्वालिटीज को देखकर ही नहीं, इनर क्वालिटीज को, इनर कैपेसिटीज को भी देखकर डिफाइन की जा सकती है। तो यही आप लोग को मैं समझा रहा था। आप लोगों ने भी अभी ऑब्जर्व करें कि 2-4 तरीके से मैंने डिफाइन करने की कोशिश किया। तो वही मैं आप लोग को कह रहा हूं, कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं जिससे आप लोग पर्सनालिटी को समझा सको। तो आप लोग को अलग अलग वे में अपने अपने तरीके से समझा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं ना कहीं तुम्हें मेरी अच्छी पर्सनालिटी लगी होगी तभी तो तुम इस यूट्यूब चैनल में मेरे साथ फिजिकल एजुकेशन पढ़ने आए, जो कि बाकी यूट्यूबर से कहीं ना कहीं आप लोग को बेहतर लगी होगी। की तारीफ खुद के मुंह से करके कितना अच्छा लग रहा है। अब आइए जानते हैं कि पर्सनालिटी के कौन से डायमेंशंस होते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को कहा कि पर्सनालिटी का कोई एक डायमेंशन नहीं है कि आप लोग सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को देखकर ही कह सकते हो कि यार तगड़ा पर्सनालिटी वाला बंदा है। ऐसा नहीं है, अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग डायमेंशन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी इंसान को समझ सकते हैं उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है, द पर्सनालिटी इज द कंप्लीट यूनिट इन इटसेल्फ बट द रेट ऑफ पर्सनालिटी इज मेड अप ऑफ द वेरियस डायमेंशन और एस्पेक्ट। और इन सभी डायमेंशन के अपने अपने ऑपरेशंस और अपने अपने चीजों को देखकर डिफाइन किया जाता है और ये सभी चीजें मिला के एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। अब कौन से डायमेंशन होते हैं जिसको देखकर आप लोग किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हो? तो वो है फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल डायमेंशन। तो इनको एक एक करके समझते हैं सिंपल वे में, सो दैट आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख कर आ सकते। सबसे पहला होता है
फिजिकल डायमेंशन। बेसिक सी बात है, आप उसको कहीं ना कहीं पसंद करे होंगे पहली बार, तो उसको देखकर ही पसंद करें। इसका मतलब क्या है, उसके फिजिकल अपीयरेंस से आप लोग अट्रैक्ट हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि फिजिकल डायमेंशन एक काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है पर्सनैलिटी का, जिससे कि हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन से किसी भी इंसान को जज कर सकते हैं। अब कोई अगली फेस का दिख रहा है बट यार पढ़ाई में तेज है, तो शुरुआत में तो आप उसका मजाक बना रहे होंगे। जब उसके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आएंगे तो याद रखना आपको रोना आएगा और वो हंसेगा। तो फिजिकल डायमेंशन सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर किसी की अच्छी फिजिक है, दिखने में अच्छा है, टॉल है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, तो कहीं ना कहीं उसके फिजिकल डायमेंशन के थ्रू उसकी पर्सनैलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं। अरे ये होता ही है ना, बेसिक सी बात है यार। शुरू में हर रिलेशनशिप अच्छी लगती है यार, कितनी अच्छी है यार, बाद में पता चलता है बाकी चीजें। तो याद रखना स्टार्टिंग में हम लोग कई बार इनइक्वालिटी कर देते हैं इस फिजिकल डायमेंशन के चक्कर में। हम सिर्फ इस वजह से अट्रैक्ट हो जाते कि यार वो बहुत अच्छी दिख रही है, और लड़कियां इस वजह से अट्रैक्ट हो जाती है कि उसके पास केटीएम है, कुछ भी। तो वही चीज आप लोग को लिखी हुई है। और ये भी चीज हमेशा याद रखना, फिजिकल डायमेंशन एक किस्म से फाउंडेशन होता है पर्सनालिटी का। अब नेक्स्ट आप लोग का जो डायमेंशन है वो है फिजिकल डायमेंशन के बाद मेंटल डायमेंशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके थ्रू आप लोग किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की मेंटल और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हो। अब जैसे गांधी जी यार दिखने में उतने स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग, शाहरुख खान की तरह तो थे नहीं, लेकिन उनकी मेंटल इंटेलेक्चुअल पावर इतनी पावरफुल थी आज तक के हम उनको जानते हैं। नोट में उन्हीं की फोटो लगी हुई है और फादर ऑफ नेशन है। और ऐसे ढेर सारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं जो दिखने में भले ही अच्छे नहीं थे, उनकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग के वजह से आज भी हम उन्हें जानते हैं। आपके कौन से फेवरेट फ्रीडम फाइटर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एक चीज याद रखना, फिजिकल डायमेंशन के बाद ये जो मेंटल डायमेंशन है ना, इसको माना जाता है कि इट इज द ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। और दुनिया में जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज आए हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग, रदरफोर्ड जैसे लोग, नेल्सन मंडेला, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सभी के सभी ऐसी गुड पर्सनैलिटी जिनको आज तक के हम सिर्फ इसलिए याद रखते हैं बिकॉज उनकी मेंटल डायमेंशंस की वजह से। अगला होता है सोशल डायमेंशन। अब ये डायमेंशन से आप लोग कैसे डिफाइन करोगे किसी की पर्सनैलिटी को, तो याद रखना ऐसे पर्सन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग वाली क्वालिटीज रखते हैं कि लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट कर सके, उनके अच्छे मैनर की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, काइंडनेस की वजह से, नेचर की वजह से, गुड एटीट्यूड की वजह से। जैसे आज तुम मुझे देखने आए हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में थोड़ा सा मेरे लिए एक अच्छी वाली क्वालिटी होगी कि हाँ भैया जो बातें करते हैं, चीजों को समझाते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर हूं, तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये सोशल डायमेंशन वाली क्वालिटी है जिसके थ्रू तुम लोग मुझे जज करते हो। अब अगला होता है इमोशनल डायमेंशन। ये काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है। दुनिया भर में जितने भी एक लीडर्स होते हैं उनके अंदर आपको ये डायमेंशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान लो महेंद्र सिंह धोनी, बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, कैसे गेम में वापस गेम को बनाया जाए वो जानते हैं। इमोशन डायमेंशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है किसी भी पर्सनैलिटी को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपने इमोशंस पे स्टेबिलिटी करना सीख जाओ तो आपके अंदर वो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। तो अगर किसी के अंदर आप लोग को इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली तो याद रखिएगा वो एक इमेच्योर टाइप का इंसान आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन आपके लिए कोई पागल है, प्लीज उसका कभी यूज मत करना यार। आपसे वो सच्चा प्यार करता है। राहुल, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। राहुल, कमेंट बॉक्स में बताना क्या तुम्हें उसने छोड़ के चली गई सिर्फ इसलिए कि तुमने ज्यादा टेंशन दे दी है, तुमसे बात नहीं करती थी तो तुम रोने लग जाते थे। इससे चलेगा राहुल भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये सभी के सभी थे आप लोग के चारों डायमेंशन। इसके थ्रू आप लोग किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हो कि ये इंसान कैसा है। पर्सनालिटी मतलब समझ में आ रहा है ना? अरे मतलब कि अरे जो फिजिकल डायमेंशन है उससे समझे कि यार गुड लुकिंग इंसान है या नहीं है, ये फिजिकल डायमेंशन हो। मेंटल डायमेंशन मतलब अबे बुद्धू इंसान है, अबे क्या जीनियस है, ये मेंटल डायमेंशन के थ्रू समझ रहे हो उस इंसान को। सोशल डायमेंशन अबे जाके बात कर ले उससे, वरना वो किसी और से सेट। अबे तूने पहले ही बात कर लिया, बड़ा तेज है यार तू। तो ये हो गया सोशल डायमेंशन। और इमोशनल डायमेंशन मतलब वो तो मुझसे बात ही नहीं करती, भाड़ में जाए, नहीं करे तो नहीं करे, ये है इमोशनल डायमेंशन। अगला होता है आप लोग का टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो किस टाइप की पर्सनालिटी हमको देखने को मिलती है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे याद रखना हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये विलियम हर्बर्ट शेल्डन मेथड जो है उसको सिलेबस से डिलीट कर दिया है। सिर्फ दो आप लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। पहला है जंग्स क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग मेंटल बेसिस के तौर पे किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। और दूसरा है बिग 5 थ्योरी।
थ्योरी। जंग्स क्लासिफिकेशन को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं। इनके ज्यादा दोस्त आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम दोस्त रहेंगे। क्रिएटिव टाइप के इंसान होते हैं। कई लोग इनको ना यार मतलबी टाइप का इंसान कहते हैं, ऐसा नहीं है यार, उनका नेचर ही नहीं है यार ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना बैठना करना। तो ये आप लोग को हर किसी से दूर देखने को मिलेंगे, हर एक्टिविटीज से दूर देखने को मिलेंगे, हर चीज में पार्टिसिपेट ना करते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसे टाइप के लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, इट इज समवन हु इज प्रिफर्ड काम मिनिमली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एंड इट टेंड्स टू फील ड्रेन्ड आफ्टर सोशलाइजिंग एंड रीगेन देयर एनर्जी बाय स्पेंडिंग टाइम अलोन। तो ऐसे लोगों को हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। और ऐसे लोग ना अकेला रहना मतलब बहुत ही मजा आता है उनको, एकदम मजे में मौज हो रही है उनकी अकेले में। अब इंट्रोवर्ट टाइप का जो नेचर है यार, ये देखो उस इंसान पे भी डिपेंड करता है और उसकी कैसी परवरिश हुई है उस पे भी डिपेंड करता है यार। कई रहते हैं ना बच्चे लोग जो सोसाइटीज में रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको कहीं बाहर नहीं निकलने देते, स्टार्टिंग एजेस अकेले सिर्फ घर में रहना पसंद करवाने की कोशिश करते, तो आगे जाके बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। तो इसलिए इनिशियल चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। अगला होता है एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट एकदम इनके अपोजिट होते हैं। जैसे वो सोशल नहीं है तो ये एकदम सोशल रहे, जैसे उनके कम दोस्त है तो इनके पूरे शहर में दोस्त है। जैसे वो अकेला रहना पसंद करते हैं, इनसे अकेला रहना कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है, घर से भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइप के लोग आप लोग को एक्सट्रोवर्ट में देखने को मिलते हैं। सो इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी। इट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ओवर देयर इमोशंस। और हाँ, एक और चीज याद रखना कि दे हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर वेरियस इमोशंस सच एज फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सभी के सभी डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये उनकी तरह नहीं होते, ये एकदम खुले मिजाज के लोग हैं। इस फोटो से ही आप समझ सकते हो ये एक इंट्रोवर्ट बंदा है और ये एक एक्सट्रोवर्ट है। अगला होता है एम्बिवर्ट। तो एम्बिवर्ट क्या होते हैं? बेसिकली इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, मतलब एक बैलेंस फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। आइए समझाता हूँ। जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, इंट्रोवर्ट कैसे लोग थे? जो सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, कम दोस्त इनके होते हैं। एक्सट्रोवर्ट कैसे लोग हैं? जो बहुत ज्यादा सोशल है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है और सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं अपने ग्रुप के। एम्बिवर्ट इन दोनों का एक किस्म से ब्लेंड है। ये लोग बातें करना भी पसंद करते हैं, सुनना भी पसंद करते हैं। ये कभी कभी अकेला रहना भी पसंद करते हैं, कभी कभी सोशल होना भी पसंद करते हैं। और इनके पास एक ग्रेट सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है। जहां बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, जहां बोलना नहीं चाहिए वहां नहीं बोलते। आई होप क्लियर है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को, तो आप एम्बिवर्ट बनने की कोशिश करो। ना तो इंट्रोवर्ट ना तो एक्सट्रोवर्ट। ऐसे रहोगे तो सबसे बेस्ट रहोगे। दुनिया में सक्सेसफुल लोग ऐसे ही रहते हैं जो एम्बिवर्ट है। तो बेसिकली अगला टॉपिक है आप लोग का बिग 5 थ्योरी। ये भी एक टाइप होता है पर्सनैलिटी का। अब ये बिग 5 थ्योरी क्या चीज है? तो इस थ्योरी के अंदर आप लोग को 5 अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में समझाया गया। अब ये कौन कौन सी 5 अलग अलग पर्सनैलिटी रहती है, तो इनको याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसको आप लोग ना ओशियन वर्ड याद रखना। ओशियन से आप लोग को सारी चीजें याद रहेगी। ओ से होता है ओपननेस, सी से होता है कंसाइंशियसनेस, ई से होता है एक्सट्रोवर्जन, ए से होता है एग्रीएबलनेस और एन से होता है आप लोग का न्यूरोटिसिस। अगर आप इस बिग 5 थ्योरी को समझना चाहते हो तो आप लोग इन फोटोज से ही समझ सकते हो। ओपननेस टाइप का जो बंदा है, आप लोग को कहीं ना कहीं शिजुका टाइप देखने को मिल रहा है, जो कि क्रिएटिव टाइप की है, पियानो सीख रही है तो कभी पेंटिंग सीख रही है। कंसाइंशियसनेस टाइप का जो बंदा है, ये डेकिसुकी टाइप का है, जो अपने गोल के लिए बहुत ओरिएंटेड है, पढ़ाई से एकदम स्ट्रिक्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है। एक्सट्रोवर्जन टाइप का जो बंदा है, ये जियान टाइप का है, तेरा भाई सब कर लेगा, सब में घुल मिलकर रहता है, ग्रुप का लीडर रहता है। एग्रीएबलनेस टाइप का जो बंदा है, आप लोग को ये मसाओ टाइप का जो शिनचैन के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें कि शिनचैन कभी भी उसको उल्लू बना देता है, वो हर चीज में एग्री कर जाता है कि ठीक है भाई कर लूंगा। ऐसे टाइप का नेचर एग्रीएबलनेस। और न्यूरोटिसिज्म तो भैया ये तो नोबिता ही है। क्या वो तो शिजुका मेरे से बात ही नहीं कर रही, तो वो तो होमवर्क उसके साथ कर रही है। पढ़ ले रे, कभी तू भी पढ़ ले, तो वो तेरे साथ फ्यूचर देखेगी। कब तक कि वो डोरेमोन के सारे अपनी जिंदगी बिताएगा, वो भी मीचन के साथ चला जाएगा, फिर तू क्या करेगा भाई? इसलिए नोबिता साहब पढ़ लो। तो वही जो मैं आप लोग को समझा रहा था, ओपननेस मतलब द पीपल हु एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग, न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू एक्सपीरियंस टेंड टू बी मोस्ट ओपन टाइप के लोग हैं। फिर कंसाइंशियसनेस के बारे में समझे थे। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडेड थॉटफुल, इंपल्स कंट्रोल एंड गोल ओरिएंटेड टाइप का बिहेवियर। एक्सट्रोवर्जन जो कि सोशली है, बहुत बतूने हैं बहुत, और अपने एक्सप्रेशंस को और अपने इमोशंस को एकदम हाई लेवल पे एक्सप्रेस करना जानते हैं। मैं कह सकता हूं कि एक किस्म से एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते। फिर अगला आप लोग का एग्रीएबलनेस। इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ट्रस्ट, काइंडनेस, अफेक्शन एंड अदर सोशल बिहेवियर। द पीपल हु स्कोर हाई ऑन एग्रीएबलनेस आर मोर कोऑपरेटिव, while those who score low on the triad more competitive and manipulating। अब न्यूरोटिसिज्म बेसिक सी बात है, इमोशन स्टेबिलिटी नहीं रहती है, हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और ऐसा लगता है कि यार हमेशा हर चीज बुरा ही हो रहा है, और एक किस्म से मैं कह सकता हूँ मूडी टाइप का इंसान और हमेशा नेगेटिव ही सोचता रहता है। तो ये है आप लोग के बिग 5 थ्योरी, जिनको आप लोग को समझा के आना है एग्जाम में। तो जो अभी तक आप लोगों ने पढ़े, इसमें से सबसे ज्यादा टॉपिक वहीं से आने वाले। अगला टॉपिक है आप लोग का मोटिवेशन। अभी मोटिवेशन क्या चीज है? जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा, सकल
अभी जो मोटिवेशन वर्ड है, मोटिव वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नीड, डिजायर या वांट और ड्राइव विद इन एन इंडिविजुअल। मतलब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, पढ़ लो, नंबर अच्छे आ जाएंगे, पी में फुल नंबर लेकर आ जाओ, मार्कशीट बूस्ट हो जाएगी, आप स्टिमुलेट हो गए, आप जोश में आ गए, यार अब तो पढ़ के ही दिखा दूंगा, ठुकरा के मेरा प्यार एक्सेप्टेड भैया। तो ये क्या है? मोटिवेशन एक किस्म से, मतलब एक ऐसे टाइप की प्रोसेस जहां पे मैं आप लोगों को स्टिमुलेट कर रहा हूं स्पेसिफिक चीज को करने के लिए, जिससे कि आप लोग अपने गोल को अचीव कर सको। तो वही होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन अलग अलग चीज से आप लोग को आ सकता है, जैसे पैसे कमाने के लिए, सक्सेस के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, टीम वर्क के लिए। तो ये आप लोग के अलग अलग मोटिवेशन हो सकते हैं। आपका क्या मोटिवेशन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला है आप लोग का इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो दो टाइप के आप लोग के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ये कि यार दुनिया मुझे एकदम बेवकूफ क्यों ना समझती है, लेकिन मैं पढ़ाई में तगड़े नंबर लाकर सबका मुंह बंद कर दूंगा। तो ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आप लोग को स्टिमुलेट कर रहा है, खुद के तरफ से सेल्फ मोटिवेशन एक किस्म। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या कि आपको जैसे मैं मोटिवेट कर रहा हूँ या आपका दोस्त मोटिवेट कर रहा है कि भाई तूने उसके चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर दिया ना, अब पढ़ ले भाई, और उसके मुंह में तमाचा मारना कि देख मैं भी पढ़ाई कर सकता हूँ, तूने सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ी थी ना कि मैं अनपढ़ हूँ, ले भाई अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं कह सकता हूं कि दूसरों के थ्रू जो मोटिवेट किया जाता है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। बट याद रखना इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा दिन तक के चलता है, बिकॉज ये आपके इनर थॉट से आ रहा है, आपके खुद के विचार है और ये कुछ दिन तक के ही चलते हैं बस। अगला होता है टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। अब कौन सी टेक्निक हो सकती है? तो एकदम हलवा टॉपिक है। आप लोग एक गोल सेट कर लो कि हाँ भाई मुझे 12th में अच्छे नंबर लेकर आना है, तो ये एक टेक्निक है जिससे आप गोल ओरिएंटेड होकर मोटिवेटेड हो और अपनी पढ़ाई के लिए आप मोटिवेटेड, वो तो हो नहीं वैसे। अगला है स्पेक्टेटर। भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप लोग के लिए नाम लोग चिल्लाने लग गए, मोहित मोहित, तो मोहित भाई ने दिए चौके छक्के लगा दिए। अगला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि 70 मिनट है आपके पास, सिर्फ 70 मिनट। अगला कैश प्राइज वगैरह, ऑब्वियस सी बात है, पैसे ऐसे मिलेंगे तो मोटिवेट तो रहेंगे कि भैया जीत गए तो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगला है ट्रॉफी वगैरह के लिए आप लोग मोटिवेट हो सकते हो। मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह सुन लिए, इसके थ्रू आप लोग मोटिवेट हो सकते हो। मोटिवेशनल म्यूजिक सुन लिए, कर हर मैदान फतेह। तो मैदान तो फतेह नहीं हो पाया, लेकिन कुछ तो हो जाएगा फतेह। अगला है पॉजिटिव एटीट्यूड। रहा तो जिंदगी में हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, चाहे दुनिया में आपको कोई आके 50 चीजें बोल के चल जाए। और लास्ट होता है आप लोग का प्रोवाइड सेल्फ टॉक। खुद से बात करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यार हाँ मैं कर सकता हूं, तो फिर कर सकता। सीधी सिंपल बात है, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है। अगर आपको खुद से अपने ऊपर बिलीव है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि यार मुझे अब ये यूट्यूब करियर को एक ऑप्शन बनाना चाहिए, तो मैंने खुद से बात किया कि हाँ यार मुझे इसको ही अब आगे बढ़ाना है। तो अब मुझे खुद से थॉट आए, भले मुझे नेगेटिवली कई लोगों ने बहुत ज्यादा वो करे कि अरे नहीं जॉब कर लो, कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर लो, तो कोई प्राइवेट जॉब में काम कर लो, यूट्यूब कब तक सस्टेन रहेगा। मुझे कहीं ना कहीं अपने ऊपर बिलीव था कि नहीं मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा पढ़ाता हूँ, तभी मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग देख रहे हो, तो मैं मोटिवेटेड हूँ सिर्फ सेल्फ टॉक की मदद से। अगला होता है एक्सरसाइज एडिशन। ये अभी हाल ही में टॉपिक ऐड हुआ है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके। टॉपिक का नाम सुनकर ही एकदम दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या भला है। तो आइए समझते हैं। एक्सरसाइज एडिशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि मान लो आप मेरे पास आए, मैं आपका कोच हूँ, आप आके मुझे बोले कि भैया यार मेरा ना शरीर बहुत मोटा है, लोग मुझे मोटू मोटू चिल्लाते हैं, तो मुझे दुनिया का मुंह बंद करना है। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मैं आप लोग को रेगुलर एक्सरसाइज कराऊंगा 6 महीने और एक प्रॉपर डाइट प्लान आपको फॉलो अप कराऊंगा, और ये पूरा शेड्यूल रहेगा जिसको आपको फॉलो अप करना एक लंबे स्पान तक के, तभी आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो यही है एक्सरसाइज एडिशन। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम। अगर आप इस चीज को फॉलो अप करोगे तो वो जो मोटू है वो फिट हो जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम टू गेट द डिजायर रिजल्ट that help to develop a passion and the habit of exercise। सीधी सिंपल बात है, स्टार्टिंग में जिम जाना आप लोग को दिल होता नहीं है, एक बार आप लोग जाने लग गए तो फिर दिल लग जाता है, तो फिर जिम ही नहीं छूटता। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया। तो याद रखना ये एडिशंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग हेल्दी रहोगे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहोगे तो। अब ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज एडिशंस है, इसको आप लोग लंबे वक्त तक के तब फॉलो अप कर सकते हो जब आप लोग को मजा आए। तो आप लोग कुछ ऐसे टाइप की एक्टिविटीज को ही फॉलो अप करना है जिसमें आपका दिल लगे, जिससे कि एक स्पेसिफिक हैबिट बने और आगे टाइम पे आप लोग जो गोल आप लोग को अचीव करना था वो आपका अचीव हो सके। तो मैं कह सकता हूं कि एडिशंस जो होता है स्पेसिफिकली एक्सरसाइज का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू अचीव एंड मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। एडिशंस का मतलब समझे ना, किस्म से लगाव। आई होप क्लियर है जैसे आपको उसके लिए हो चुका है।
पूछे क्यों तोड़ा? अगला टॉपिक है कि एक्सरसाइज करने का रीजन क्या है। एकदम निहायत ही घटिया टॉपिक है ये। आप लोग मुझे खुद बता दोगे 4 पॉइंट, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना 4 पॉइंट कि आप लोग को क्या लगता है कि क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए। तो बेसिक सी बात है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग की बॉडी अच्छी रहेगी, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आप लोग का माइंड काम डाउन रहेगा, स्ट्रेस से दूर रहोगे, टेंशन से दूर रहोगे, गुड लुक्स आप लोग के हो जाएंगे, पोस्चर बेटर हो जाएगा आप लोग का, मस्कुलर और एक अच्छे शेप में आप दिखने लग जाओगे, हेल्थियर हो जाओगे, एजिंग आप लोग की स्लोअर डाउन होने लग जाएगी। कई बार होता है ना, कई लोग को देखकर ऐसा लगता है कि अरे यार आप तो अपनी एज से काफी छोटे दिखते हो, और स्पेशली वो लोग दिखते हैं जो स्पेसिफिकली रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करने जाओगे तो मूड हमेशा अच्छा रहेगा, नींद सही तरीके से आएगी और हमेशा एनर्जेटिक फील करोगे। और ये चीज तो मेरे ख्याल से मैंने बता ही दिया। और ऑब्वियस सी बात है भाई, आप लोग के पैसे बचेंगे कैसे एक्सरसाइज करने से। अरे भाई, बीमार होने के बाद इंडिया में लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो आप रेगुलर इनिशियल टाइम से एक्सरसाइज करो तो आगे जाके बुढ़ापे में आपके पैसे बच जाए। अब बेनिफिट क्या होते हैं एक्सरसाइज के, तो मुझे नहीं लगता कि यार ये मुझे बताना चाहिए। मैं बस ये पढ़ लो पॉज करो, ये पढ़ लो पॉज करो, पढ़ लिए ना। ये एकदम निहायती इजी टॉपिक है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं भाई। एटलीस्ट 5 बेनिफिट मुझे बताना, रीजन भी और बेनिफिट भी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसिंग एडिशंस टू दी एक्सरसाइजेस। अब क्या कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अदरवाइज आप सिर्फ जिम ज्वाइन कर लिया और आप सोच रहे हो मंडे को जाऊंगा, आप देखूंगा वेडनेसडे को जाऊंगा, अरे दिल ही नहीं हो रहा, मंडे को जाऊंगा, तो फिर तो बन गया आपकी बॉडी। अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज की आदत बनाना है तो उसके लिए आप लोग को स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। रिसर्च ऐसा सजेस्ट करता है कि 50% ऑफ द जो लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टिंग के 6 महीने में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्लान ही नहीं होता, उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती कि उनको करना क्या। अगर उनके पास स्पेसिफिक एक स्ट्रेटेजी होगी तो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके लिए हो सके तो आप लोग एक कोच लगा सकते हो या ट्रेनर लगा सकते हो या एक स्पेसिफिक प्लान बनवा सकते हो, या आपके पास एक रीजन होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आपको उसके सामने अपने आप को प्रूव करना है, तो ये भी एक रीजन कि हाँ उसने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ के गई क्योंकि आपके पेट में 6 बिस्किट नहीं है। वो बिस्किटों को बनाने के लिए आप लोग को एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। फ्यूचर के होप्स आप लोग के लिए होना जरूरी है, क्योंकि यही आपको मोटिवेट करेंगे रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। रिजल्ट्स दिखेंगे तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो। इन सब के अलावा घर वालों का भी सपोर्ट होना जरूरी है कि आपके घर वाले खुद सच में यार आप लोग के लिए सपोर्टिव है, आप लोग के लिए एक प्रॉपर डाइट बना के दे रहे हैं, आप लोग को डांट रहे हैं आप अगर एक्सरसाइज करने नहीं जा रहे हो तो। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी होना जरूरी है। ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करे। ऐसे नहीं कहे तू तो एक्सरसाइज जा रहा है, वहां पे तो क्या करेगा, प्रोटीन खाएगा। वो खुद गुटखा खा के आपको ज्ञान दे रहा है। तो ऐसे ग्रुप से आपको दूर रहना। ये सब चीजों को आप लोग को फॉलो करना है, तभी आप रेगुलर एक्सरसाइज कर पाओगे, वरना भैया जयराम जी। अगला टॉपिक है आप लोग का एग्रेशन। अब आखिर एग्रेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू द रेंज ऑफ बिहेवियर दैट इज इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू वनसेल्फ और अदर और एन ऑब्जेक्ट इन एन एनवायरनमेंट। तो बेसिक सी बात है, एग्रेशन का मतलब एक ऐसे टाइप का बिहेवियर जिसमें आप लोग किसी को मारने पीटने की या खुद को सेल्फ हार्म करने वाली कोई ना कोई सिचुएशन पे आ चुके हो। कुछ पूछा मैंने कुछ। अब ये ज्यादातर आप लोग को स्पोर्ट्स की फील्ड में देखने को मिलता है। अब क्रिकेट चल रहा है तो मारा पीटी तो नहीं होगी, लेकिन वर्बली इतना गंदा गंदा एग्रेशन दिखाया जाता है जिससे कि गेम पूरी तरीके से चेंज रहता है हमेशा। तो ये एग्रेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, बुरा नहीं है एग्रेशन। ये चीज याद रखो कि यार गुस्सा करना ये सब गलत है, ऐसा नहीं है भाई। ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी करता है बहुत ज्यादा। जैसे यार मान लो आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं आए, आपकी जो स्कूल की मैडम है उन्होंने जानबूझ के आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए सबके स्कूल के सामने आपका मजाक बना के देखो उसको 100 में से 5 नंबर है, तो आप लोग कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाओगे। हो सकता है कि आप मोटिवेट हो जाओ इसी एग्रेशन से, सेल्फ एग्रेशन से। अब तो दुनिया को दिखाना है मुझे करके, तो ये भी एक एग्रेशन अच्छा है। एग्रेशन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। और स्पोर्ट्स की फील्ड में एग्रेशन होना भी जरूरी है अगर आपको एक अच्छा गेम देखना है तो एग्रेशन से आप लोग यार हो सकता है किसी को हार्म भी कर दो या इंजरी भी ला दो। अब एग्रेशन के टाइप्स आपको याद रखना है। सबसे पहला होता है हॉस्टाइल एग्रेशन, एक ऐसे टाइप का एग्रेशन जिसमें कि आप लोग किसी पर्सन को फिजिकली हार्म कर दो, मारा पीटी हो जाए। जैसे यहाँ पे मारा पीटी चालू हो गई है, तो ऐसी वाली सिचुएशन जब आ जाती है उसे हम लोग हॉस्टाइल एग्रेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ इंटेंशन से अगर किसी को हार्म करना है तो वो हॉस्टाइल एग्रेशन। अगला होता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। एक ऐसे टाइप का एग्रेशन है जिसमें कि आप अपनी जंग खुद लड़ रहे हो। जैसे कि यार दुनिया ने मुझे ऐसा समझी है कि 12th में तो मैं एकदम घटिया से घटिया नंबर लेकर आऊंगा, लेकिन मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं भी टॉप कर सकता हूं। तो आप अपनी पढ़ाई के लिए एग्रेसिव हो चुके। इसमें आप हार मार नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक अच्छे टाइप का एग्रेशन होता है जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है असर्टिव एग्रेशन या असर्टिव बिहेवियर भी इसको कहते हैं। अब एक ऐसे टाइप का एग्रेशन होता है, मान लो यार क्रिकेटर बैटिंग करने आया, कीपर पीछे से बोलने लगे अरे ये तो लल्लू है, पल्लू है, कच्चा नींबू है। तो ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलकर जो बैट्समैन है वो गुस्से में सोचेगा कि यार अब तो इसको छक्का मार के दिखाता हूं, और आप सिर्फ उसकी बातों में आके एग्रेसिव हो गए। आपने छक्का मारने के लिए बॉल को मारे और बॉल सीधे ऊपर चली गई और किसी फील्डर ने पकड़ लिया। तो ऐसे
ऐसे टाइप के एग्रेशन को कहते हैं असर्टिव बिहेवियर या असर्टिव एग्रेशन, दूसरे के चक्कर में अपना बुरा करवा लेना। तो बेसिकली आप लोग को क्रिकेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है स्लेजिंग के नाम से, जिसमें आप लोग को जो फील्डिंग टीम रहती है वो इतने गंदे गंदे तरीके से आप लोग की बेइज्जती करती है, जिससे कि आप उनको नीचा दिखाने के चक्कर में अपने आप का बुरा करवा लेते हैं, उसे कहते हैं असर्टिव एग्रेशन। तो ये थे आप लोग के टाइप्स, आई होप क्लियर हो गया हो। अगला टॉपिक है आप लोग का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स। अब ये कौन से आखिर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजिनरी, गोल सेटिंग, सेल्फ टॉक। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जिसके थ्रू आप लोग सक्सीड हो सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स में या फिर किसी भी फील्ड में अच्छा करना है, अपने जिंदगी में कुछ फोड़ना है, तो आप लोग के पास ना ये एट्रीब्यूट्स होना ही चाहिए, तभी आप लोग कर पाओ। सबसे पहला कौन सी चीज? सेल्फ एस्टीम। टीम भले ही हार रही है लेकिन आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि पूरी टीम को आप जिता सकते हो। मैं कह सकता हूँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक किस्म से, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन को उसके गोल को अचीव करवाने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्फ एस्टीम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ overall subjective sense of personal worth। दूसरे लैंग्वेज में कह सकता हूं, it is defined as how much you appreciate and you like yourself regardless of the circumstances। ऐसा नहीं है कि यार पूरी टीम हारने लग गई तो आप भी हाथ कांप रहे हैं आपकी बैटिंग करने में, ठीक है भाई दूसरे प्लेयर आउट हो गए तो हो गए, मैं मैच को जिता के दिखाऊंगा। ऐसे टाइप के एट्रीब्यूट को कहते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आप लोग के डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करता है, आपके रिलेशनशिप को इंपैक्ट करता है, आपके इमोशनल हेल्थ को इंपैक्ट करता है और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को भी इंपैक्ट करता है। तो बेसिकली अगर आपको सेल्फ एस्टीम आपके अंदर रहेगा तो आप मोटिवेटेड रहोगे अपने गोल के लिए, और चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए स्पोर्ट्स में, आप उन सभी चैलेंजेस को पार करके ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आप लोग का एट्रीब्यूट होता है ये मेंटल इमेजिनरी। मतलब आपकी टीम हारने की सिचुएशंस में आने लग गई, अब आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स चलना चालू हो जाने चाहिए कि टीम को वापस से कैसे जिताया जा सकता। तो ये आप लोग को लीडर्स के अंदर ज्यादातर देखने को मिलेगा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ये सब कैप्टन है हमारे क्रिकेट टीम के। इनको पता है कि कैसे टीम में अगर टीम हार भी रही है तो कैसे गेम में वापस आना। तो ऐसी मेंटल इमेजिनरीज होनी चाहिए कि ये प्लेयर को आउट करने के लिए शमी को बॉलिंग कराओ, ये प्लेयर को आउट करने के लिए बुमराह को बॉलिंग करवाओ। ऐसे टाइप के थॉट्स आप लोग को आने चाहिए जो आप लोग को कहीं ना कहीं जिताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसे कहते हैं मेंटल इमेजिनरी। अगला होता है सेल्फ टॉक। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है स्पोर्ट्स के लिए। जैसे वही थोड़ी देर पहले एग्जांपल जो दिया था, मान लो आपकी टीम पूरी तरीके से आउट होने पे आ गई, आप बैटिंग करने आए, आप भी आते से चौके छक्के मारना शुरू करें, थर्ड बॉल पे आपने एक छक्का मारने की कोशिश करें और गलती से वो एक फील्डर से ड्रॉप हो गई बॉल, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे भाई अगर गलती से मैं भी आउट हो जाता तो पूरी टीम गई। फिर आप क्या करोगे? थोड़ी देर ऐसे शांत हो गए, अपने आप से बात करने की कोशिश करोगे, नहीं बुआ तिगुना लगा देना पड़ेगा, ज्यादा जज्बाती नहीं होना है। हमारा मकसद सिर्फ एक, लगान से मुक्ति, गांव की खुशहाली। जब आप अपने आप से बात करते हो तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है जिंदगी में। एक चीज याद रखना, तो सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, जिससे कि आप लोग अपने आप को गलत टाइप के डिसीजंस लेने से बचा सकते। तो मैं कह सकता हूँ सेल्फ टॉक जो है एक नेगेटिव थिंकिंग को भी रिप्लेस कर देता है पॉजिटिव मैसेजेस से, और आप लोग के फोकस को और आपके ब्रेन को अलर्ट कर देता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। और लास्ट होता है आप लोग का गोल सेटिंग। बेसिक सी बात है, एक ऐसे टाइप की टेक्निक है जिसमें कि आप लोग ये सोच के रखो कि इस साल हमें वर्ल्ड कप जीतना है, तो ये हमारा गोल है। जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, उसमें हम लोग इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, तो ये हमारा इनिशियल टाइम से एक गोल सेट करके रखे। जैसे आपने 12th में आपको 80 मार्क्स लेकर आना है, किसी को 90 मार्क्स लेकर आना है, किसी 100 तक के अचीव करने की कोशिश करना है, तो ये गोल हो। तो ऐसे स्पोर्ट्स के फील्ड में भी आप लोग को ये देखने को मिलता है। इसके थ्रू आप लोग हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखते हो, अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हो, सो दैट जब वक्त आएगा तो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे और एग्जामिनेशन में फोड़ के अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो ये भी एक मोटिवेशन हो गया, और स्पोर्ट्स में भी हो गया कि रात दिन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि जब मैचेस होंगे तो उस दिन बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा के अपनी टीम को जिता देंगे, क्योंकि हमने सोच के रखे थे कि हमें ये वर्ल्ड कप जीतना। तो ये है आप लोग का लास्ट एट्रीब्यूट। तो गाइस आई होप आप लोग को ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप लोग को अपने नोट्स इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नोट्स के बारे में आप लोग को वापस से समझा दे रहा हूँ, ये पीडीएफ फॉर्म के नोट्स है। कई लोग मुझे ईमेल करते रहते हैं कि भैया हम लोगों ने नोट्स परचेज करे थे, अभी तक के फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले। मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप लोगों को फिजिकल फॉर्म में दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरी वेबसाइट या एप्लीकेशन से नोट्स को डाउनलोड करे हो, तो जिस ईमेल आईडी से आप लोगों ने परचेज करे हो उसी से लॉगिन करो, चाहे एप्लीकेशन में या वेबसाइट। आप लोग डैशबोर्ड या लाइब्रेरी में जाओ, वहां पे आप लोग को आपके नोट्स हमेशा देखने को मिलते रहे। तो अगर आप लोग सब मिस हो गए हैं तो आप लोग वापस से उसी आईडी से लॉगिन करो और वहीं से जाके आप डाउनलोड कर लो और प्रिंट आउट करा लो और पढ़ाई करो। तो चलिए, तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी रहा होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।